अखिलेश जी नमस्कार। बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका। जी, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं इस लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने गर्दा कर दिया। ऐसा गर्दा कि अगर बीजेपी का रथ मेजॉरिटी से पीछे रुका है, ये मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोलता हूं, वो समाजवादी पार्टी ने रोका जब 37 सीटें जीती। क्या कहना चाहते हैं? मैं पीडीए परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं और समाजवादियों का पीडीए केवल नारा नहीं था, ये भावना से जुड़ा हुआ हमारा नारा बनकर के इस चुनाव में उभरा है। आपने तो मुलायम सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने और उसके सहयोगी कांग्रेस ने जीती। 2004 में सपा ने 35 सीटें जीती थी, 26% वोट मिला था, और 2024 में रिकॉर्ड 33% वोट मिला है। जो सीटें हम लोग जीते हैं इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी न करते तो 50 सीटों से ऊपर ये गठबंधन सीटें जीत गया होता। अच्छा, अभी भी आपको बेईमानी दिख रही है? कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया था, प्रशासन अगर निष्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन करता तो आज 50 सीटें इंडिया गठबंधन की होती और 50 से ऊपर भी हो सकती थी। लेकिन 37 सीटें बाद के जीतने के बाद भी आपको लगता है कि प्रशासन उन्हीं की तरफ था? प्रशासन को ये नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन और ये हम लोग मिलकर के इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब उनको लगा तो जो व्यवहार उनका हो सकता है वो व्यवहार उन्होंने किया। और कोई मैं पहली बार नहीं ये बात बोल रहा हूं, रामपुर का चुनाव, बदायूं का चुनाव, मेरे खुद का कन्नौज का चुनाव, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पर जा जा करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे और पूरा प्रशासन उनके साथ था। अच्छा, 36 सीटें एक तरफ, अयोध्या की सीट एक तरफ। अयोध्या की सीट आप लोग जीत गए और उसको आप और राहुल जी अपने बिल्कुल बगल में भी बिठाते हैं। क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? और राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया अयोध्या में, दर्शन के लिए कब जाएंगे? देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। समय समय पर बताया गया कि किसान को मार्केट वैल्यू का उनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जो व्यापारी जिनकी दुकान सदियों से वहां पर थी, बाजार, उनकी दुकानें तोड़ दी गई बुलडोजर से, उनको क्यों नहीं मार्केट वैल्यू से उनको मुआवजा मिला? या अन्य लोग जो रह रहे थे। अब आप देखिए, हद तो यहां हो गई, जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, जो रेलवे की लाइन बन रही है उसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दिया। पहले अलाइनमेंट ऐसी जगह से जा रहा था जहां पर बहुत ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे हैं, दिल्ली से उन्होंने अलाइनमेंट बदलवा दिया और कहा वहां से लेकर के चलिए जहां पर आम जनता रह रही है। तो सोचिए, ये अब रेलवे लाइन तो जहां से जानी थी वहीं से जाएगी। नहीं, शिकायत इस बात की नहीं है जी, शिकायत ये कि जहां से पहले अलाइनमेंट था आपने अलाइनमेंट क्यों बदला? अच्छा, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, राम जी के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं वही बात दोबारा, क्योंकि बात बार बार वही कही जाए तो अच्छी भी नहीं लगती है। जी, हमारा मंदिर भी निर्माण हो गया है लगभग पूरा। जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा वहां का दर्शन करके सीधा मैं अयोध्या जाऊंगा। और फिर मंदिर आपका हमारा क्या, मंदिर तो सबका होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए था। निमंत्रण क्यों दिया आपने? अगर भगवान सबके थे तो आप निमंत्रण से कैसे बुला रहे थे? आप पाबंदी क्यों लगा रहे थे कि आज आप नहीं आएंगे दर्शन करने? चलिए, अब मैं दूसरे नैरेटिव की तरफ आता हूं। एक नैरेटिव
समूचे विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी का शासन आएगा तो संविधान बदल देगा, आरक्षण को समाप्त कर देगा, और इस नैरेटिव का फायदा उत्तर प्रदेश में मिला भी। और आरक्षण तो कोई खत्म नहीं कर सकता, अब ये स्पष्ट है बात। अब आपको क्या लगता है ये नैरेटिव कहां जाता हुआ दिख रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में? हारने वाले तो यही कहेंगे ना कि अब आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। हारने वाले क्या कहेंगे? और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था लैटरल एंट्री से जिन लोगों को नौकरी मिलने जा रही थी, सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। और लैटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हो रही थी, लैटरल एंट्री पहले भी हुई। क्या उसमें आरक्षण का जो मानक है वो माने सरकार ने? और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हजारों लोगों की लैटरल एंट्री हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर हम देख लें केवल एक, उसमें न जाने कितने लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स आए, क्या उसमें आरक्षण दिया गया? तो जो बात विपक्ष कह रहा था, जो समाजवादी लोग कह रहे थे, और समाजवादियों ने कोई पहले चुनाव में नहीं कहा, चुनाव शुरू होने से पहले जहां जहां पीडीए पंचायत की गई वहां पर हर जगह ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान से खिलवाड़ होगी। आपको भी पता है कि आरक्षण कोई खत्म नहीं करने वाला नहीं, ये बात आज कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो वाइस चांसलर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हैं, क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? और फिर वाइस चांसलर ने जो जिन लोगों को अपॉइंट किया है, क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर एक बयान दिया जिसपे बवाल मच गया। उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। तो अब बताइए, ये तो आप ही के सहयोगी हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने दिया, पहली लाइन गलत थी, बाकी सब ठीक था। तो आप ही तो पिक कर रहे हो, आपको पिक क्या करना है? अब देखिए, और आरक्षण की बात है, आरक्षण में लड़ाई बहुत लंबी रही है, इतिहास बहुत उसका लंबा रहा है कि कहां कहां लोगों को इसके लिए लड़ना पड़ा है, तब जाकर के अधिकार मिले। लेकिन देखिए, सिर्फ हमने सवाल नहीं उठाया या बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया, मायावती ने भी बोला कि मुझे डर है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। मायावती जी का ने बोला। सच्चाई ये है कि आरक्षण के लेकर के समय समय पर देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने अपनी बात रखी और लड़ाई लड़ी गई है। और आरक्षण तब मिला है जब बहुत लड़ना पड़ा है लोगों को। जी, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर बीते दिनों बहुत सियासत हुई। अपराधियों में, डकैतों में जाति ढूंढनी जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास आपका एक बयान भी है जो आपने सुल्तानपुर की डकैती के विषय में बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये सरकार भेदभाव कर रही है। कैसे भेदभाव? ऐसा है कि अगर सरकार ये स्वीकार करती है जी सुल्तानपुर वाले मामले में कि मुख्य उसमें जो अपराधी है और उस पर मुकदमे ज्यादा हैं, वो सरेंडर कर लेता है। आप मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे करता धरता था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? लेकिन योगी जी ने बोला कि अगर वो डकैत वहां पर लोगों को मार देते, उसके बाद क्या करा जाता? उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये योगी जी ने क्या सवाल किया है वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। एसटीएफ क्या है? लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। और अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपको भी मुझे पता है, आपको जानकारी है कि एसटीएफ में इतने सदस्य जो हैं, मेंबर्स हैं उसके, जो उसमें तैनाती है, वो कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश की जितनी भी जांचें हैं, महत्वपूर्ण जांचें, वो एसटीएफ को गई। क्या किया एसटीएफ ने? और एसटीएफ में पहले दिन से कौन लोग बैठे हुए हैं? और फिर आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने एनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप? क्या दिखाना चाहते थे आप?
आप क्या साबित करना चाहते थे? लेकिन लेकिन देखिए, सबका अपना नैरेटिव है। ओवैसी आए थे, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर में मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपका नैरेटिव अलग है, बीजेपी का नैरेटिव अलग है। नहीं, हमारा नैरेटिव ये है कि अगर कोई अपराधी है उसके लिए न्यायालय है। आप न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रख रहे हैं। आप, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बोला कि जाति देखकर और एनकाउंटर होते हैं, तो मेरे पास एक आंकड़ा है। 2017 के बाद से करीब 207 अपराधी एनकाउंटर हुए हैं। करीब करीब 66 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव हैं। अब आप बताइए, अन्य में कितने हैं? क्या पूछा आपने? अन्य में भी अन्य मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, तो आधा अधूरा नहीं, मेरे पास पूरा आंकड़ा है ये। मैं इसी तरह आपके आंकड़े के हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने अंग्रेजी अखबार का एक लेख पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 18,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं। 18,000। और अगर 18,000 हुई हैं तो वो जो आप आंकड़ा हमें बता रहे हो, तो 18,000 का वो आंकड़ा कहां है? और हमारे पास भी तो 207 है। हमारे पास भी आंकड़ा है जी, निकालना है आप। और बाकायदा हमने तो उसका ग्राफ भी बना दिया। जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस आंकड़े के बाद दूसरा आंकड़ा बता दूंगा मैं। देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, जो सरकारी आंकड़ा है, वो ये बताता है कि कम से कम 84% लोग वही हैं, केवल पीड़ित परिवार के। और जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े, आप गिनिए कि इसमें पीड़ित कितने कुल मिलाकर के हैं। पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी कितने हैं? पर अखिलेश जी, एक सवाल, काउंटर सवाल, वो आंकड़े आप बता दें मुझे। बिल्कुल, आंकड़े आपसे तो आंकड़े 60% वही लोग निकलेंगे। नहीं, पर अपराधी को पकड़ने से पहले उसकी जाति पूछनी चाहिए। आप क्या इस पक्ष में? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुख्य अपराधी था, जिस पे मुख्य थे धाराएं थी, जितना बड़ा पेज आप हाथ में लिए हो उतनी उसकी धाराएं थी उसके ऊपर, उसको आपने सरेंडर करा दिया। तो आपको सब एनकाउंटर फेक लगते हैं जितने यूपी में हो रहे हैं आजकल 2017 के बाद से? कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई? पर कोर्ट ने तो माना, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने तो बोला कि ठीक है। क्या जनता ये स्वीकार कर रही है? ये बात जो आसपास लोग थे वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? और फिर आजकल तो जमाना गूगल मैप का है। हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा फंड्स और एफर्ट्स लगा करके हमें आज गूगल मैप से सब पता लग जाएगा कि कब गाड़ी पलटी थी वो। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं, जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेज कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी। और फिर जहां तक इनकाउंटर की बात है, आप अपने आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे आंकड़े ठीक हैं कि आपके आंकड़े ठीक हैं? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैंने तो आपको एनसीआरबी के आंकड़े तो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल एनसीआरबी के डाटा, एनसीआरबी का जो डेटा कहता है वो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले हर जिले में माफिया एक समांतर सरकार चलाता था, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो गाजीपुर हो, और माफिया की मौज मस्ती थी। लेकिन मेरे आने के बाद मेरी सरकार की ठसक इतनी है कि माफिया कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाना। किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के माफिया के साथ कॉफी चाय नहीं पी होगी। और उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लिया होगा। और फिर आज तो 7 साल हो जाएंगे लगभग सरकार के। उत्तर प्रदेश को वो सूची जारी करनी चाहिए जिसमें टॉप 10 माफिया है प्रदेश के। क्या सरकार कभी भी टॉप 10 माफियाओं का सूची जारी करेगी? यही जो नेगेटिव नैरेटिव है जो बीजेपी कोशिश करती है बनाने का, जी, इसीलिए चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश का वोट पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे पड़ा था, नेगेटिव नैरेटिव पे नहीं पड़ा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हारी है। एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं
और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं? नहीं, आपको कैसा मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना। तो सवाल उस पे है। मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा हूं। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है, नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए, उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है। मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना कहां था। पहले भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। लेकिन चलिए, ये तो पुतलों की बात हुई, लेकिन अब मैं भेड़िए की बात करना चाहता हूं। यूपी में आजकल भेड़िए की काफी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में। भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में? नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीजों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए। एक्सप्रेस वे के लिए, यूपी मेट्रो के लिए जाना योगी जी से पूछा गया तो भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है। पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे। इनके एरिया बटे हुए थे। वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था। महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है। वो योगी नहीं है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि अगर योगी जी योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है? एक, और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक? सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उससे ध्यान हटा रहे हैं। ये जो डबल टकराव चल रहा है दोनों के बीच में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता
क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स लखनऊ में, आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत है? तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीठ पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर ये हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का, नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के। जी, अगला सवाल कन्नौज में नवाब सिंह यादव को लेकर है। एक घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सारी इल्जाम आपकी पार्टी पे लगाए। प्रदेश में कहीं भी ऐसा दुष्कर्म होता है तो समाजवादी पार्टी बोलती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन नवाब सिंह यादव के विषय पर या फिर मोहित खान के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जानता था ये सवाल जरूर आप लोग पूछेंगे। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जी, उसका संबंध बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छा है। और ये बात अगर आप जानना चाहें तो कन्नौज के पुलिस कप्तान से फोन मिलाइए, वो आपको सच्चाई बता सकते हैं। एक बीजेपी का गुट फंसाने में लगा था, एक बीजेपी का गुट बचाने में लगा था। इसमें समाजवादी पार्टी क्या करे? पर वो कहते हैं नेता आपके हैं, वो कहते हैं नेता आपके, हमारी पार्टी, इंडिया अलायंस के साथ फोटो है। फोटो हमारे साथ होगी, पार्टी के नेताओं के साथ होगी। वो हमारी पार्टी में कब थे? 2019 का चुनाव हम हारे हैं, 2019 चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, 2017 में इन्हीं लीडर्स का क्या रोल था? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी जाति देख करके जोड़ रही है समाजवादियों से, समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं? उन्हें अपने झांकना चाहिए कि आखिरकार बचाने में और फंसाने में कौन लोग लगे थे। जी, मेरा अगला सवाल है कि ये लाल टोपी को लेकर आजकल सियासत बड़ी गरमाई हुई है। कभी बीजेपी का कोई नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो कहते हैं लाल टोपी है, काले कारनामे। आपका जवाब क्या होगा? और काली टोपी के कैसे कारनामे होंगे? इसलिए लाल रंग में मत उलझिए। लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। लाल रंग हालांकि आपके माइक पे भी है और आपको टीआरपी बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूं आपको। अच्छा, अगर इसकी टीआरपी 5 गुना बढ़ानी है आपको, जो पीडीए परिवार है 90%, उसकी जितनी बात करेंगे उतनी टीआरपी आपकी बढ़ जाएगी। हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये आपने एक मॉनसून ऑफर दिया था। मॉनसून तो अभी काफी इस बार लेट तक चल गया है, तो अभी भी वो मॉनसून ऑफर जारी है, लेकिन वहां तो अब तो मामला ठीक हो गया है। जब मॉनसून क्या वो फिर विंटर ऑफर तक जाएगा? जो मॉनसून जिस समय पीक पे था जी, उस समय हमारा ऑफर था। अब मॉनसून खत्म हो गया है तो हमारा ऑफर भी खत्म हो गया। मैं वही पूरा विंटर ऑफर में तब्दील हो सकता है। मुझे लगता है इनको नहीं अब देना पड़ेगा, किसी और को विंटर डिस्काउंट देना पड़ेगा। जी, मेरा अगला प्रश्न है कि आप कहते हैं कि मायावती फोन नहीं उठाती, मायावती कहती हैं कि आप फोन नहीं उठाते, तो कनेक्शन कहां गड़बड़ हो रहा है? ये जिसके बाद जब गठबंधन टूट गया तो फिर फोन का कनेक्शन भी टूट गया। तो अब होगा नहीं आगे, अब आगे होगा नहीं कनेक्शन? नहीं, अब कैसे होगा? लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या भविष्य देखते हैं? हरियाणा में आपने सीटें मांगी थी, सीटें आपको नहीं मिली हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास फेसेस बहुत अच्छे थे जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना भी चाहते थे या समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस में जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा ये मानना है सीट से ज़्यादा जीत महत्वपूर्ण है, सीट से ज़्यादा हमारी जीत महत्वपूर्ण है,
इसलिए हरियाणा से हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जी, और मेरा अगला सवाल है कि ये सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने बोला अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनके पास विजन है, वो पढ़े लिखे हैं, और क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की छवि अब तेजी से बदल रही है अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा? पूरे देश में सब कुछ बदल रहा है। देखो बीजेपी भी बदल रही है, कितनी कमजोर होगी बीजेपी, लेकिन अभी भी फुल मेजॉरिटी तो है एनडीए के पास। देखो दिल्ली लखनऊ में जो डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन कहाँ है? वो टकरा रहे हैं, तकरार चल रही है एक दूसरे में। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला कि देश में सिख भाई हमारे जो हैं वो पगड़ी नहीं डाल सकते, करा नहीं डाल सकते, इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए हमारे देश में सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम सब धर्मों को मानते हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम हर एक को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी नंबर 1 के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। बिट्टू हैं बीजेपी सरकार में मंत्री, वो पहले कांग्रेस में थे जी। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं ये बता पाना मुश्किल है। चलिए आखिरी राउंड है, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। भेड़िए की तस्वीर आई है। ये यूपी में क्या कर रहा है? अगली तस्वीर रामलला की मूर्ति। मैं दर्शन करने जाऊंगा अपने मंदिर के दर्शन होने के बाद। जी, अगली तस्वीर देख लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य। ये प्रसाद किसको दे रहे हैं कि ले रहे हैं प्रसाद? जी, अब देखते हैं अगली है कि कौन सा रंग बेहतर है, लाल या भगवा? देखिए लाल ही रंग बेहतर है, क्योंकि जितनी भी लाइटें हैं रेड लाइट में हैं, इसलिए डेंजर कोई दिखाता है, प्यार कोई दिखाता तो यही रंग है लाल। जी, ये प्यार का रंग है। अगली देख लेते हैं, किससे गठबंधन करेंगे, मायावती जी से या चंद्रशेखर रावण जी से? देखिए अभी तो कोई ऐसा समय नहीं है जहां गठबंधन की बात की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए, आपने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी।